पुलिस प्रशासन जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, पर आज के समय में ये बिल्कुल सत्य है कि पुलिस प्रशासन भी उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास या तो ढेरों सारा पैसा है या फिर पावर। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में एक बेहद ही गरीब परिवार की जवान लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। घर के परिजन जब थाने में पहुँचते हैं, पुलिस भी इस केस को सीरियस तरीके से नहीं लेती है। घर के परिजन थाने के लगभग 4 महीनों तक चक्कर लगाते ही रह जाते हैं। आखिरकार ये मामला राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। तब जाकर के पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है और 4 महीनों बाद पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही टूट पड़ता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जबलपुर और इसी जबलपुर का एक इलाका आता है रांझी, और इसी रांझी इलाके का रहने वाला नंद किशोर। नंद किशोर की पत्नी का नाम है सुधा। नंद किशोर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं और 2 बेटा। बड़ी बेटी का नाम खुशबू जिसकी उम्र है लगभग 23 साल, जो 10वीं तक की पढ़ाई कर चुकी है। नंद किशोर जो रांझी में ही अपना एक छोटा सा दुकान कर रखा है, जिसमें बाइक की सीट कवर बनाने के काम करता है। थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 31 मई 2021 की दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास। खुशबू अपनी माँ से कहती है कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। हालांकि खुशबू की माँ उसके आदतों से बेहतर तरीके से वाकिफ़ थी। अपनी बच्ची को समझाते हुए कहती है कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाना। खुशबू अपने घर से तो निकलती है, लेकिन देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आती है, उसकी माँ खुशबू के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब खुशबू का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए सुधा अपनी छोटी बेटी आरजू से कहती है कि जा कर के पड़ोस में पता करो कि खुशबू कहाँ रह गई। आरजू पड़ोसियों के कई घरों में जाती है और खुशबू के बारे में पता करती है, लेकिन खुशबू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रात्रि का जब 8 बज जाता है, तब जाकर के सुधा इस बात की जानकारी अपने पति नंद किशोर को देती है। नंद किशोर को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची अभी तक घर वापस नहीं आई है, तुरंत दुकान बंद करके लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंचता है और फिर अपने कुछ पड़ोसियों के सहयोग से रांझी के इलाके में लगभग 4 से 5 ब्यूटी पार्लर में जाता है और जाकर के खुशबू के बारे में पूछताछ करता है। तब जाकर के नंद किशोर को मालूम चलता है कि खुशबू ब्यूटी पार्लर में तो आई ही नहीं है। जब खुशबू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, रात्रि का जब 12 बज जाता है, नंद किशोर के पूरे परिवार का रो रो कर के बुरा हाल हो जाता है। सब के सब अपनी बच्ची के बारे में ये सोच करके दुखित हो जाते हैं कि न जाने वो कहाँ चली गई और किस हालत में होगी। अगली सुबह तक भी जब खुशबू घर वापस नहीं आती है, नंद किशोर अपनी पत्नी के साथ रांझी थाने में जाता है और वहाँ के टीआई आर.के. मालवीय से अपनी बच्ची की पूरी कहानी बताता है। टीआई आर.के. मालवीय गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसके बाद से खुशबू की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन खुशबू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस अब नंद किशोर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारी बच्ची का किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था? हो सकता है कि वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई होगी। इस पर नंद किशोर कहता है कि हाँ साहब, मेरी बच्ची का मेरे ही पड़ोस का रहने वाला आकाश बेन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। आकाश जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। नंद किशोर कहता है कि साहब, मैंने आकाश से भी पूछताछ किया था, लेकिन आकाश बता रहा था कि मुझे खुशबू के बारे में कुछ नहीं मालूम है, बल्कि आकाश भी हम लोगों के साथ खुशबू की हर जगहों पर तलाश कर रहा है। नंद किशोर जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस अब खुशबू के मोबाइल कॉल्स का डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 31 अगस्त 2021 को आखिरी बार खुशबू ने अपने आशिक आकाश से ही लगभग आधे घंटे तक बातचीत किया था। जैसे इस तरह का डिटेल्स पुलिस को मिलता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर आकाश को थाने में बुलाती है
और खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। आकाश कहता है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा खुशबू के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 31 तारीख को मेरी उससे बातचीत भी हुई थी, पर मुझे खुद नहीं मालूम है कि आखिरकार खुशबू बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई। पुलिस आकाश से कई तरह का सवाल करती है, लेकिन आखिरकार पुलिस को ये पूरा यकीन हो जाता है कि शायद सचमुच में ही आकाश को खुशबू के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए पुलिस आकाश को छोड़ देती है और उसके बाद से इस केस को भी हल्के में लेना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब खुशबू की तलाश करना ही बंद कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी नंद किशोर का पूरा परिवार अपनी बच्ची का तलाश करना बंद नहीं करता है। नंद किशोर कई बार थाने में जाता है, जाकर के पुलिस के ऊपर दबाव तो देता है, लेकिन अब टीआई आरके मालवीय खुशबू की तलाश करना बंद कर देते हैं। इसलिए करीब 1 महीने के बाद नंद किशोर जाकर के शहर में एसपी साहब से मुलाकात करता है। अपनी बच्ची की कहानी तो बताता ही है, साथ ही साथ रांझी थाने के पुलिस की करतूतों के बारे में बताता है। नंद किशोर एसपी साहब से जाकर शिकायत तो करता है, लेकिन इससे भी नंद किशोर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी खुशबू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए 3 महीने बाद एक दिन नंद किशोर मुख्यमंत्री सहायता केंद्र पर शिकायत कर देता है। इस बात की जानकारी जब टीआई आरके मालवीय को मालूम चलता है, वो तुरंत ही नंद किशोर को थाने में बुला लेते हैं और नंद किशोर के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं कि जो तुमने शिकायत किया है उसे वापस ले लो। मैं वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर ही खुशबू को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। नंद किशोर भी टीआई आरके मालवीय पे भरोसा कर लेते हैं, शिकायत वापस कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद 2 दिन के बाद जब नंद किशोर थाने में जाता है, अपनी बच्ची के बारे में जब मालवीय से पूछताछ करता है, तो मालवीय उल्टा नंद किशोर को डांटते फटकारते हुए कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है, तुम जानो तुम्हारी बच्ची कहाँ गई और तुम ही उसे ढूंढ करके लाओ। हमारे पास और भी बहुत सारा काम है, हमें हमारा काम करने दो। मालवीय जब इस तरह की जवाब नंद किशोर को देते हैं, ये सुन करके नंद किशोर का दिल बहुत काफ़ी दुखित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी नंद किशोर अपने जिद से पीछे नहीं हटता है। आखिरकार एक दिन जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी बच्ची का एक याचिका दायर कर देता है। तब तक इधर 3 महीने के बाद टीआई आरके मालवीय का ट्रांसफ़र हो जाता है और उनके जगह पे नए ज्वाइनिंग विजय परास्ते की होती है। इधर हाई कोर्ट में जैसे ही याचिका दायर करता है, हाई कोर्ट से अब पुलिस प्रशासन को फटकार लगता है। जैसे ही फटकार मिलता है, अब नए टीआई विजय परिस्ते इस केस को सीरियस तरीके से लेते हैं। पहले इस केस को बेहतर तरीके से स्टडी करते हैं। टीआई विजय परिस्ते को जब मालूम चलता है कि खुशबू ने आखिरी बार बात अपने आशिक आकाश से ही किया था, अब पुलिस भी आकाश की गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं आकाश के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस को जैसे ही आकाश के ऊपर शक चला जाता है, इसी शक के आधार पर 23 सितंबर 2021 को आकाश को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर अब आकाश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार आकाश मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। आकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब 4 महीने पहले ही खुशबू की हत्या कर दी गई है। लेकिन आकाश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही टूट पड़ता है। आकाश, जिसके पिता का नाम है राजेश बेन, जो आनंद नगर इलाके का रहने वाला है। राजेश के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा आकाश और छोटा बेटा प्रकाश। राजेश भी जो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, बहुत ही कम पैसा कमाता है, जिससे उसका घर परिवार का सही तरीके से गुजारा भी नहीं हो पाता है। आकाश जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, 10वीं तक जब अपनी पढ़ाई कर लेता है, अपनी घर की माली हालत को जब देखता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेता है और अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। आकाश जब थोड़ी बहुत पैसे कमाने लगता है, उसकी घर की स्थिति थोड़ी सुधर जाती है। आकाश और खुशबू जो बचपन से ही एक साथ पढ़ाई किए थे, इसीलिए दोनों की बचपन से ही दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही दोनों जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, दोनों की दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाता है, दोनों को नहीं मालूम चलता है।
आकाश और खुशबू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी खुशबू के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है, क्योंकि आकाश अक्सर नंद किशोर के घर पे जाता है। खुशबू को अपनी बाइक पे बिठा करके जहाँ तहाँ शहर में इधर उधर घुमाता है। खुशबू की तमाम ख्वाहिशों को भी आकाश ही पूरा करता है। जैसे ही दोनों का प्यार का परवान चढ़ता है, एक दिन आकाश खुशबू से कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। शादी की जब बात कहता है, खुशबू भी आकाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर जैसे ही साल 2020 आता है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से आकाश की नौकरी चली जाती है। आकाश की जब नौकरी चली जाती है, उसकी घर की माली हालत फिर से बहुत ख़राब हो जाती है। इधर आकाश की नौकरी तो चली जाती है, आमदनी तो बंद हो जाता है, लेकिन खुशबू आकाश से आए दिन नए नए डिमांड करना शुरू कर देती है, जिस वजह से आकाश भी अब खुशबू की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए अब खुशबू आकाश से दूरियां बनाना शुरू कर देती है और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आए दिन तरह तरह के नए नए दोस्त बनाने लगती है। इस बात की जानकारी जब खुशबू के पड़ोसियों को मालूम चलता है, इस वजह से अब नंद किशोर का अपने इलाके में काफ़ी बदनामी होने लगती है। इसलिए नंद किशोर एक फ़ैसला लेता है, अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करता है और फिर घामापुर का रहने वाला दिनेश से रिश्ता तय कर देता है। इधर खुशबू का रिश्ता जब दिनेश से तय हो जाता है, खुशबू अब आकाश से बातचीत करना ही बंद कर देती है। आकाश जब खुशबू के नंबर पर फ़ोन करता है, खुशबू उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। आकाश बार बार जब उसके नंबर पर फ़ोन करता है, जब खुशबू फ़ोन नहीं उठाती है, आकाश भी काफ़ी परेशान रहने लगता है, क्योंकि आकाश खुशबू से बेपनाह मोहब्बत करता था। 4 से 5 महीने तक लगातार जब फ़ोन करता है, खुशबू जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, एक दिन आकाश जब खुशबू के नंबर पर फ़ोन करता है, खुशबू फ़ोन उठा लेती है। खुशबू जैसे ही फ़ोन उठाती है, आकाश उससे तुरंत कहता है कि खुशबू फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आकाश खुशबू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, तुम शादी भी करने जा रही हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझसे आखिरी बार मिल लो। जब रिक्वेस्ट करने लगता है, आखिरकार खुशबू भी आकाश से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर 31 मई 2021 को आकाश खुशबू को मिलने के लिए बुलाता है। इधर खुशबू जब आकाश से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है, तो अपने माँ से झूठ बोल देती है कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, और जब घर से निकलती है तो सीधे सुभाष चौराहे पर पहुँच जाती है, जहाँ पे आकाश अपनी स्कूटी लेकर खुशबू का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वहाँ पे खुशबू पहुँचती है, आकाश खुशबू को अपनी स्कूटी पे बिठाकर वहाँ से रवाना होता है और सीधे उसे लेकर के व्हीकल एस्टेट के खंडहर में चला जाता है। चूँकि ये खंडहर पूरे तरीके से जंगलों से घिरा पड़ा है। इस खंडहर में जब दोनों पहुँचते हैं, आकाश और खुशबू दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आकाश खुशबू को एक गिफ्ट देता है। जैसी वो गिफ्ट खुशबू लेती है, उस गिफ्ट के बारे में आकाश से पूछताछ करती है कि इसमें है क्या। आकाश कहता है कि तुम खुद ही खोल करके देख लो कि इसमें क्या है। जैसे ही वो गिफ्ट खुशबू के हाथों में देता है, खुशबू जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, आकाश खुशबू को गले लगाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही खुशबू को गले लगाने की कोशिश करता है, खुशबू आकाश को धक्का दे करके साइड में हट जाती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच में था सब खत्म हो चुका है, मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। बेहतर है कि तुम भी सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। आकाश जो खुशबू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन खुशबू आकाश की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, आकाश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और उसे खुशबू के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से खुशबू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से खुशबू की डेड बॉडी को वहीं पे रख कर ऊपर से झाड़ियों से ढक देता है। खुशबू का मोबाइल लेकर के बंद कर देता है और अपने घर पे आ जाता है। शाम के वक्त जब खुशबू अपने घर पे नहीं पहुंचती है, तो आकाश खुशबू के घर पे चला जाता है और उसके माता पिता के साथ खुशबू की तलाश करने का नाटक करने लगता है, जिससे खुशबू के माता पिता को भी
आकाश के ऊपर शक नहीं जाता है। वाकई में आकाश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस आकाश को लेकर उस खंडहर में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे एक मानव शरीर के कुछ कंकाल पड़ा है। पुलिस उस कंकाल से कुछ लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाकी सारी चीज़ों को एक बोरी में बंद करके नंद किशोर को दे देती है, जो नंद किशोर अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन जब इस हत्या की वजह नंद किशोर को मालूम चलता है तो नंद किशोर अब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगता है कि मेरी बच्ची की हत्या अकेले आकाश ने नहीं किया है, बल्कि इस हत्या में शामिल उसके पिता और उसके भाई भी हैं। पर इस हत्या के बारे में जब लोगों को मालूम चलता है तो लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही टूट पड़ता है। हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही का नाम होता है कि अगर पुलिस ने इस केस को उसी वक्त ही सीरियस तरीके से ली होती तो शायद इस केस का खुलासा 4 महीने पहले ही हो गया होता। पुलिस आकाश के ऊपर खुशबू की हत्या के जुर्म में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। उसे अगले दिन जिला अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।